हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अकाउंटेंसी क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लासेस में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 4 टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड वन इज़ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड वन इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फोर्थ वन इज़ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सो ये 4 टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले कि हम इस क्लास को स्टार्ट करें, हम जो है प्रीवियस क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का डेफिनेशन, फिर उसके बाद मैंने आपको फीचर्स के बारे में बताया था। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड द ट्रांजेक्शन विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स का मतलब कि क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहला वो आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, तो हमने बोला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया उसको मेज़र करता है, तो मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, फिर समराइज़ करना, फिर उन सभी चीज़ों के बेसिस पे वो अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है, जहाँ पे हमने बोला था एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग करना। फिर ये इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड किया जाता है? आउटसाइडर्स को, वो उनको डिसीजन लेने के लिए। तो फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। तो हमने ये 2 बातें करी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब लिखेंगे कि हम ये अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। वाई लिख दो कि वाई आई एम डूइंग अकाउंटिंग, मैं अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है, बस वही लिखा है। आप जो है कंटेंट अपने हिसाब से अपने बुक में से निकाल सकते हो, या फिर आप अपने खुद के वर्ड्स में ये जो स्टेटमेंट इसका ड्राफ्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव गुड ग्रामर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी लेन देन है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनको एक सिस्टमेटिक वे में बुक्स के अंदर मेंटेन करना। सबसे पहला क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी लेन देन हुआ बिजनेस के अंदर, तो उनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब अपने पास टोटल आई थिंक 6 बुक्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है कैश बुक, जहाँ पे कैश परचेज़ किया या फिर कैश सेल किया या फिर कैश का रिसीव होना, कैश पेमेंट करना, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी बातें हो रही हैं, मतलब कि कैश के अंदर डील कर रहे हैं तो कैश बुक में लिखते हैं। फिर परचेज़ बुक में एक परचेज़ बुक बनाते हैं जिसके अंदर हम क्रेडिट परचेज़ लिखते हैं। क्रेडिट परचेज़ का मतलब कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर कुछ भी उधारी खरीदा जाता है तो उसके अंदर हम वो परचेज़ को दिखाते हैं, गुड्स के परचेज़ को। गुड्स क्या होता है वो मैं आपको सेकेंड चैप्टर में बताऊँगा डेप्थ में। गुड्स का मतलब सिंपली समझ सकते हो कि मैं अगर मान लो कि एक स्टेशनरी शॉपकीपर हूँ, तो मेरे पास जितने भी मेरे दुकान के अंदर सामान पड़े हुए हैं, ये पेन पड़ा हुआ है, सॉरी ये मार्कर पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है, बुक्स पड़े हुए हैं, ये बोर्ड पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ जो मैं बेच रहा हूँ वो मेरा गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो जब मैं क्रेडिट परचेज़ करता हूँ तो परचेज़ बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। उसके बाद अगर मैं सेल करता हूँ क्रेडिट किसी को, तो मैं उसकी एंट्री सेल्स बुक में करूँगा। अगर कैश में बेचता हूँ तो कैश बुक में, क्रेडिट में बेचता हूँ तो उसको सेल्स बुक्स में दिखाया जाएगा। अगर मैंने किसी को बेचा और उसने मुझे रिटर्न कर दिया तो उसको मैं दिखाता हूँ सेल्स रिटर्न बुक में। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आगे का विषय जो मैंने बोला कि जब कभी भी कोई भी लेन देन होता है तो उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन किया जाता है एक बुक्स के अंदर, और वो बुक्स हर एक बुक्स अलग अलग होती है। परचेज़ के लिए अलग, ख़रीदने के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, अगर रिटर्न आया तो उसके लिए अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। अगर हमने कोई ख़रीदा था, हमने किसी को रिटर्न कर दिया तो उसके लिए अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी लेन देन हो रहा है तो उसके वो लेन देन को, उस इवेंट को एक बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, जो भी अकाउंटिंग से जुड़े हुए फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वही आता है सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हो सब्सिडरी बुक लिख दो, सिंपल, जब आगे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, सब्सिडरी बुक। ये क्या होता है? तो यही होता है जो मैंने आपको बताया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक,
परचेज रिटर्न बुक, BR, बिल्स पेबल, ये क्या होता है आगे समझेंगे इसके बारे में। तो ये इतने सारे अपने पास बुक्स होते हैं जहाँ पे हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। आई होप कि आप अपने बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है उसको भी पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। देखो मैं ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का मेरा पर्पज़ क्या है, मैं क्या जानना चाहता हूँ इस रिकॉर्ड से। तो मैं ये जानना चाहूँगा इससे कि जो मैंने बिज़नेस किया, जो मैंने धंधा किया, उस धंधे में जितना भी लेन देन हुआ, उस लेन देन के होने के कारण, मतलब कि मैंने बेचा सामान, ख़रीदा, किसी को पेमेंट किया कुछ ख़रीदने के बदले में, जिस बिल्डिंग को लेके मैं अपना शॉप चला रहा था, दुकान चला रहा था, उसका रेंट पे किया, जो एम्प्लॉय मेरे अंडर में काम कर रहे थे मैं उनको सैलरी पे किया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, उस चीज़ का मैं इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल पाऊँगा। तो जो मैंने ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा उसके बेसिस पे मैं अपने ये प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करता हूँ। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा अकाउंटिंग का, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिटरमाइन करना किसको, प्रॉफिट और लॉस को। तो यहाँ पे आप लिख दो कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल लिखना चाहो किसके थ्रू, तो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपका कवर हुआ। इसका काम था कि जो भी लेन देन हो रहा है उनको रिकॉर्ड करना सब्सिडरी बुक में। इसका काम है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेट करना कि बिजनेस से अपने को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस रन ऑपरेट करने के कारण, या फिर लॉस हुआ, उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। फिर उसके बाद थर्ड यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है भैया, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जब आपने अपना बिजनेस बंद किया, हमेशा अगर आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो हर एक बिजनेसमैन जो कि जैसे रिलायंस की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, विप्रो की बात करें, और भी बजाज की बात करें, बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अपना अकाउंट्स बंद करते हैं 31 मार्च को हर एक ईयर के। मतलब कि अपना बिजनेस बंद करते हैं 31 मार्च को, बंद नहीं करते हैं, मतलब कि जितना भी आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन हुआ उस रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं 31 मार्च को। उसके बाद जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये क्या होता है, ये अकाउंटिंग ईयर है। मतलब कि अगर आप, वैसे तो साल होता है 1 जनवरी से ख़त्म होगा, स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में कुछ और चलता है। मतलब कि बिज़नेस की दुनिया में कुछ अलग ईयर माना जाता है। इसका स्टार्टिंग ईयर होता है 1 अप्रैल और एंड हो जाता है ईयर 31 मार्च। तो 1 ईयर से लेकर 31 मार्च तक जो भी बिज़नेस के अंदर इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड हुए, उससे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो तो हम यहाँ पे देख लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि देखो, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उस बिज़नेस को करने के लिए आपने कोई ना कोई एसेट्स परचेज़ किया होगा। ये एसेट्स क्या होता है, संपत्ति। मान लो आप एक प्रोडक्शन करते हो, मतलब ये मार्कर बनाते हो, इस मार्कर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चाहिए होगा, मतलब मशीन चाहिए होगी। अब वो मशीन जो है, मशीन आपका एसेट्स कहलाएगा। इसके बाद आपने किसी पर्सन को अगर कुछ उधारी बेचा है तो उस पर्सन से आपको कुछ अमाउंट रिसीव करना है, वो भी आपका एक संपत्ति है, मतलब कि आपको उससे कुछ लेना है, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 2 चीज़ें कितनी कितनी हैं, एक तो एसेट्स और दूसरा है लायबिलिटी। सिंपली एसेट का मतलब लिख लो आप संपत्ति। आपके पास टोटल कितनी संपत्ति है, मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर कितना फर्नीचर पड़ा हुआ है, कितना आपका मशीन पड़ा हुआ है, और भी आपके बिजनेस के अंदर कोई व्हीकल है तो व्हीकल कितने का है, तो वो सभी क्या आपकी बिजनेस की संपत्ति है। अभी इन शॉर्ट में इतना ही समझ लो क्योंकि ये आगे का विषय है। फिर लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपके पास कितना कर्ज है, कितना दायित्व है आपके पास। मतलब कि अगर मान लो आपने अपना बिजनेस करने के लिए किसी बैंक से या फिर किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ कर्ज होगा, उस कर्ज को हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं
फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट है, मतलब कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हो गए, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी हो गए, उसके बाद अगर हम बात करें होल टाइम डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ये वो लोग होते हैं जो कि बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, बिज़नेस के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, बिज़नेस के लिए डिसीज़न लेते हैं कि बिज़नेस को किस डायरेक्शन में रन किया जाए जिससे कि बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और बिज़नेस का ग्रोथ हो सके। तो हम जो है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट करता है, मतलब सुविधाजनक प्रोवाइड करता है किसको? मैनेजमेंट को। किस चीज़ में? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिसीजन मेकिंग में। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी बनाने में, कंट्रोल में, ओके, कंट्रोल में। आगे और चीज़ डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी, कंट्रोल, और क्या बोल सकते हैं, बहुत तरीके से हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए एटसेट्रा। तो अब देखो ये जो मैनेजमेंट है, मान लो कि आप अपने बिजनेस के सीईओ है, मतलब कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अंदर आप आते हो, बिजनेस के टॉप हो, ठीक है, मैनेजमेंट हो, तो आप अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस के अंदर कब कितना प्रोडक्शन करूं और वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने के बाद, मतलब कि वो सामान बनने के बाद मेरे गोडाउन में स्टोर करने के लिए ज़्यादा समय तक ना रहे, तुरंत बिक जाए। तो आप मान लो कि कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, कोल्ड ड्रिंक का मतलब जानते हो ऑब्वियसली, आप सपोज़ माजा तैयार करते हो, तो माजा जो है क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक है जिसकी डिमांड, मतलब जिसकी मांग लोग ज़्यादातर कब करते हैं? गर्मियों के टाइम पे। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया कि जब मैंने प्रोडक्शन किया गर्मी के टाइम पे, जब समर का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे जो मैंने प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्शन बहुत जल्दी बिक गया। तो आप यहाँ पे ये डिसीज़न ले सकते हो कि मुझे किस समय कितना प्रोडक्शन करना है जिससे कि मेरा सेल जल्दी से जल्दी हो सके। मान लो कि आपने ठंडी के समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, आपका माल बिक ही नहीं रहा है, तो जितना आपने खर्चा किया होगा उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने में, उतना तो अमाउंट आपका ब्लॉक हो गया, मतलब उस अमाउंट का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए डिसीज़न मेकिंग करता है। फिर कंट्रोल का मतलब है कि आप देखोगे कि मेरे बिज़नेस के अंदर कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हम कितना मान के चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए और एक्चुअल में कितना आ रहा है। अगर स्टैंडर्ड जो मैं मान के चल रहा था और जितना खर्चा आया, अगर जो खर्चा आया वो ज़्यादा है जितना मैं मान के चल रहा था, तो मैं वहाँ पे चेक करूँगा कि खर्चा किस कारण से ज़्यादा आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं कंट्रोल करूँगा। इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पे अच्छा रहेगा, कौन सा बिज़नेस मुझे, कौन सा म्यूचुअल फंड मुझे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और मुझे रिटर्न आएगा, वो मुझे कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है क्या? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। ये जो है ऑब्जेक्टिव हम जब फीचर्स कर रहे थे अकाउंटिंग का, तो वहीं से इसको ले लिया गया है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, जो भी अकाउंटिंग के यूज़र्स है, जैसे मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो अपने से टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमाया, सो दैट कि मैं अपना टैक्स का कलेक्शन कर सकूं। जो हमारे क्रेडिटर्स है जिनसे हम उधारी खरीदते हैं, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं इस पर्सन को अगर कुछ भी क्रेडिट बेचता हूँ, उधारी बेचता हूँ, तो क्या ये व्यक्ति मुझे पेमेंट करने की क्षमता रखता है, मतलब कि इसके पास रीपेइंग कैपेसिटी है अगर मैं इसको गुड्स मतलब सामान उधारी बेचता हूँ। इसी तरीके से जो यूज़र्स है, यूज़र्स का मतलब कि जो मार्केट में बैठे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो ये देखना चाहेंगे कि ये बंदा जो बिज़नेस चला रहा है इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। बढ़ेगा तो वो इसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये बिज़नेस कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा, इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जानना चाहते हैं कि अगर ये कल को चल के मेरे पास लोन लेने के लिए आता है तो मैं इसको लोन किस पर्पज़ के लिए दूंगा, मतलब कि किस कारणवश दूंगा। ये देखूंगा कि इसके बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हो पा रहा है या फिर नहीं, जिससे कि अगर मैं इसको लोन देता हूं तो ये मुझे मेरे लोन का रीपेमेंट कर दे। तो ये सभी चीज़ें जो है प्रोवाइड किया जाता है किसको? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पिछली क्लास में मैंने लिखाया था, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं
वो हमारा पेइंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं, पेइंग कैपेसिटी, पे करने की क्षमता। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अपने को लोन पर्पस, लोन प्रोवाइड करे या फिर नहीं प्रोवाइड करे, उसके लिए देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा कौन हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूं या फिर ना करूं, ठीक है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारा कंपनी जो अपने को साल साल भर में बोनस देती है वो बोनस बढ़ा के देगी। तो कंपनी के एम्प्लॉय भी ये चीज़ जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये आता है यहाँ पे प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, इसका मतलब ये था। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स को मतलब ऐसे समझ सकते हो, देखो आप बिज़नेस कर रहे हो, आपके बिज़नेस के अंदर आपका खुद का मशीन है, फर्नीचर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर एसी वगैरह लगा हुआ है, उसके अंदर और क्या लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, मोटर व्हीकल से, कंपनी के बिज़नेस के लिए आपने व्हीकल परचेज़ कर रखा है। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी कि मेरे बिज़नेस का ये संपत्ति है तो मैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की जितनी भी संपत्ति है मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे बिज़नेस के अंदर मेरा एसेट्स कौन कौन सा है। रतन टाटा जी या फिर मोटा भाई की एग्जांपल ले लें, मुकेश अंबानी जी का, तो उनके बिज़नेस के अंदर कितनी एसेट्स है उनको थोड़ी ना पता होगा, उनके मैनेजमेंट को पता होगा कि कितनी कार्स परचेज़ करी गई बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, ओके, व्हीकल परचेज़ की गई सेलिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। सेलिंग पर्पज़ के लिए मतलब कि सामान जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से कैरी करके मार्केट प्लेस तक ले जाने के लिए। ये नहीं कि उनको काम है कार बना के बेचना, टाटा जी का काम है, रतन टाटा जी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अभी तक कोई भी डाउट है या फिर दिक्कत आया तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एक बार देख लेता हूँ, 70 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम करते क्या हैं, अकाउंटिंग के अंदर अपन करते क्या हैं। तो व्हाट वी डू, हम करते क्या हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो सबसे पहला यहीं से ये जो पॉइंट उठा लिया गया, मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसे जैसे जो लेन देन हो रहा है जिस डेट को, उसको हम अच्छे तरीके से, 1 तारीख को ये लेन देन हुआ, 2 तारीख को ये लेन देन हुआ, सभी को सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसको बोलते हैं मेंटेनिंग सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसको सिस्टम में मेंटेन किया है। सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कोई बिजनेस अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को, अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अगर टैली में यूज़ कर रहा है, टैली आप नाम सुनोगे जब आगे बढ़ोगे, अभी भी सुनते होंगे, ऑब्वियसली आप लोगों को पता भी होगा, टैली हो गया, बीजी हो गया, इसके बाद अजारो हो गया। तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं किसके लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पे हम इसको मेंटेन करते हैं। टैली ERP हो गया, बीजी हो गया, सो ये सभी सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि देखो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है उसका एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है। उस फॉर्मेट के अंदर हम तीन फॉर्मेट बनाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट का जो अपने को बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कि बताता है कितनी नेट एसेट्स और लायबिलिटी है, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट जो बताता है कि बिजनेस के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी एसेट्स और लायबिलिटी है। तो आप अभी यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा लोड मत लेना इसके लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। अब अगर कंपनी हुई तो कंपनी के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट अलग फॉर्मेट में बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। मतलब कि हर एक बिजनेस कंपनी है तो उसके लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया, फॉर्म है उसके लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। आगे बात करते हैं मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। वाह क्या पॉइंट डाला, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, देखो आज के टाइम पे आप
हर कोई बंदा जो भी कॉमर्स की दुनिया में है या फिर जो नहीं भी है वो भी जानता है इस चीज़ के बारे में कि कोई भी बिज़नेस के अंदर से अगर कोई सामान ख़रीदा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है तो वहाँ पे जीएसटी कटता है या फिर जीएसटी का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो एक बंदा जिसने सामान ख़रीदा, मान लो कि मैं बिज़नेस चलाता हूँ, ओके, मैंने सामान पहले ख़रीदा फिर उसके बाद मैं बेचता हूँ, तो जब मैंने सामान ख़रीदा होगा तो मैंने जीएसटी का पेमेंट किया होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। फिर उसके बाद मैं सामान खरीद के लेके आया, अपने शॉप में रखा, फिर इसको मैं बेचूंगा तो इसको बोलते हैं आउटपुट। वहाँ से जब मैं बेचूंगा तो उससे जीएसटी कलेक्ट करूँगा तो उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अब ये जीएसटी का मैं करूँगा क्या, इस जीएसटी को मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, ओके। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जो पहले पे कर चुका है जीएसटी इनपुट वाला वो माइनस कर दो, जितना आपने कलेक्शन किया आउटपुट जीएसटी, और जितना बचता है वो अपने को क्या कर दो, पे कर दो। तो जो जीएसटी मतलब कि यहाँ पे मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर जीएसटी आता है, तो इनकम टैक्स यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये क्या बताता है कि जो हमारा जीएसटी है, ये जीएसटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, ये हमारे कंप्लायंस से इसको पूरा करना है। तो जो मैंने जीएसटी का रिटर्न किया, मतलब कि जीएसटी का इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया और जीएसटी का पेमेंट कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मीट कर रहा हूँ किसके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस को। फिर इसी तरीके से हर एक कंपनी कि जब मैं बात करता हूँ तो हर एक कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न क्या होता है, तो एनुअल रिटर्न का मतलब होता है ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ना यहाँ पे, ये सभी चीज़ें, वैसे ये नहीं बनता है, जो बनता है बाद का विषय है, ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, हर एक कंपनी को एज़ पर सेक्शन 92 किसको फाइल करना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जिसने कंपनी को बनाया, तो उसके पास हम क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो, जो कंपनीज एक्ट है, दी कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न को फाइल करते हैं। इस एक्ट के प्रोविज़न को हम पूरा कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, एक प्रोविज़न है एनुअल रिटर्न। वो किसके जरिए पॉसिबल हो पाता है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के जरिए, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई यहाँ पे, जो मैंने बताया कि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। हम जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किए हैं, ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि वीडियो थोड़ा स्लो में देख सकते हो, ठीक है, यही कर सकते हैं, नहीं तो मैं धीरे धीरे ही बोलता हूँ। फिर बात करते हैं असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। सेम चीज़ यहाँ पे अभी रिपीट हुआ था, किधर गया, ये फैसिलिटेटिंग ऑफ द मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल में, इन्वेस्टमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में, स्ट्रेटजी बनाने में, ठीक है, हेल्प करता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी तक कोई भी इसमें से जो पॉइंट है प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप मुझे बताओ, मैं उसका रिप्लाई जल्दी करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और नेक्स्ट जो हमारा जो लिमिटेशन है और अकाउंटिंग, उसको तरफ मूव ऑन करते हैं। एक मैं काम करता हूँ, ये जो वीडियो है वो 23 मिनट की हो चुकी है, तो इस पोर्शन को मैं अगले वाले क्लास में रिकॉर्ड कर देता हूँ। और आपको क्या करना है कि वीडियो जैसे ही ख़त्म हो, मतलब ये जो आप अभी देख रहे थे, इसके बाद ये क्लास देख लेना। मतलब कि जो दो टॉपिक है, लिमिटेशन एडवांटेज, अगले वाले क्लास में मैं रिकॉर्ड करूँगा। रीज़न क्या है कि आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की तो जाती है, लेकिन आप बड़ा वीडियो देख के उसको देखते नहीं हो। तो इसी रीज़न से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अलग से क्लास रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आप लोगों को भी मतलब कि थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सेकंड क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।